Hello students. Today I am going to discuss income method to measure national income. In earlier video, I had discussed value added method to measure national income, and now second method is income method, which is also included in chapter 4. According to income method, national income is the sum total of factor payments. Factor payments means wages, rent, interest and profit. Wages are also called compensation of employees. Rent, interest and profit, these are factor incomes which are paid to factors of production. This method is also called distributed share method or factor payment method. डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लैंड, लेबर, capital, entrepreneur, these are called factors of production. You know that householders are owners of factors of production. Factors of production, they contribute their services to producer sector. So, they get reward in the form of rent, interest, profit and wages. Means factor income is distributed among the factors of production, so this method is called distributed share method or factor payment method, because income is paid to factors of production, so this is also called factor payment method. अब factor income क्या होती है? Factor income होती है earned income. earned मतलब कमाई हुई, जो रिवार्ड होती है फैक्टर सर्विसेज का. मैंने आपको पहले ही बताया कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दे गेट रिवार्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम जो है, इसमें ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती है. जैसे ओल्ड पीपल को ओल्ड एज पेंशन मिलती है, या स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट्स को, या बेरोजगार लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, या आपको पॉकेट मनी मिलती है. ये अर्नड इनकम नहीं है, ये ट्रांसफ़र इनकम है. तो ये ट्रांसफ़र इनकम जो है फैक्टर इनकम में इंक्लूडेड नहीं होती है. फैक्टर इनकम वो होती है कि जिससे कुछ इनकम जनरेट होती है, जिसके बदले में कोई सर्विस की होती है, कोई काम किया होता है. अब आगे हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम्स. इस फैक्टर इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है, ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करने हैं आपको. पहला इसका पार्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ यानी कि काम करने वाले. कंपनसेशन होता है उनका मेहनताना, उनका पारिश्रमिक, यानी जो लोग काम करते हैं उनको इस अपनी मेहनत के बदले में, अपने सर्विसेज के बदले में जो रिवार्ड मिलता है, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. इसके पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. अगर कोई जॉब करता है, या कोई लेबरर है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई कहीं भी काम करता है, तो इसके बदले में जो उसे वेजेस और सैलरीज मिलती हैं कैश की फॉर्म में, वो इसका मेन पार्ट है. नेक्स्ट है बी, पेमेंट्स इन काइंड. काइंड का मतलब है गुड्स की फॉर्म में. कैश नहीं मिलता. अगर किसी को कुछ सामान मिलता है, सपोज यूनिफॉर्म मिलती है, खाना मिलता है, टेलीफोन फैसिलिटी मिलती है, रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलता है, किसी को कार मिलती है, या कुछ और काइंड की फॉर्म में, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. तो दोनों चीज़ें आ गई, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड इन काइंड. सी पार्ट है इसका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. एम्प्लॉयर कौन होता है? काम देने वाला. एम्प्लॉय कौन है? काम करने वाला. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी में, मान लो प्रोविडेंट फंड जो कि एम्प्लॉय के नाम होता है, और एम्प्लॉयर जो है अपना हिस्सा जो है उसमें डालता है. सपोज मैं जॉब करती हूँ, मेरी सैलरी में से 1000 पर मंथ जो है वो कट जाता है, और 1000 ही एम्प्लॉयर अपनी तरफ से डालता है, कंट्रीब्यूट करता है. वो जाता मेरे अकाउंट में है, जो कि मेरी रिटायरमेंट के बाद मुझे मिलता है, या बीच में भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो वो प्रोविडेंट फंड का पैसा मुझे मिल सकता है. तो वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़.
नेक्स्ट है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। लोगों को रिटायर होने पर जब पेंशन मिलती है, क्यों मिलती है? क्योंकि उन्होंने जब जब सर्विस की है, इसके बदले में उन्होंने काम किया है, वो काम करने का रिवार्ड ही उनको मिलता है, इसलिए इसको भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में इंक्लूड किया जाता है। याद रहे, ओल्ड एज पेंशन को इंक्लूड नहीं करना है, रिटायरमेंट पेंशन को आपने इंक्लूड करना है, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन में ओल्ड पीपल इसके बदले में कोई सर्विसेज नहीं देते हैं, वो अनअर्न्ड इनकम होती है, वो ट्रांसफ़र इनकम होती है। इसके बाद अगर आपको बोनस वगैरह भी दिया हो न्यूमेरिकल में कहीं भी, तो उसको भी आप इसका पार्ट समझ के ऐड कर सकते हैं। तो पहला पार्ट था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसके सब पार्ट मैंने आपको कराए। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आप जानते हैं प्रॉपर्टी से हमें कौन सी इनकम होती है? रेंट और इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो इसका मतलब रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तीनों ही ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूडेड होते हैं। इनके सब पार्ट्स करते हैं हम। पहला है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट आपको मालूम है हाउस का हो सकता है, शॉप का हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए रॉयल्टी भी होती है, जैसे कि ये पहाड़ खदान वगैरह होते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करने के बदले में हमें रॉयल्टी देनी पड़ती है। ज़मीन के नीचे जो मिनरल्स हैं, आयरन ओर है, इसके लिए रॉयल्टी देनी पड़ती है। इफ़ रॉयल्टी इज़ गिवन यू हैव टू इंक्लूड। कई बार अकेला रेंट दिया होता है न्यूमेरिकल में, लेकिन कई बार रॉयल्टी भी दी होती है, तो आपको इंक्लूड करना है। सेकंड है इंटरेस्ट, जो कैपिटलिस्ट को मिलता है अपनी कैपिटल यानी पूंजी उधार देने के बदले में। अगर हमने अपना पैसा किसी को उधार दिया है तो हमने अपने मनी की यानी कैपिटल की सर्विसेज दी हैं, तो इसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है। थर्ड है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज के बदले में मिलता है। अब प्रॉफिट के 3 पार्ट्स हैं। पहला है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को चला गया, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, यानी जो प्रॉफिट बांट दिया गया। प्रॉफिट का दूसरा हिस्सा है कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, यानी प्रॉफिट का एक हिस्सा गवर्नमेंट को चला गया टैक्स की फॉर्म में, कॉरपोरेट टैक्स की फॉर्म में चला गया। प्रॉफिट का एक तीसरा हिस्सा जिसे कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं, यानी जो प्रॉफिट का हिस्सा बांटा नहीं गया, इसे कॉरपोरेट सेविंग भी कह देते हैं, इसे रिटेन्ड अर्निंग्स भी कह देते हैं। यानी फर्म्स जो प्रॉफिट का हिस्सा रिटेन करती हैं, अपने पास रखती हैं फॉर फ्यूचर यूज़, उसे कॉरपोरेट सेविंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं ये प्रॉफिट का हिस्सा हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉफिट गिवन नहीं है, ये 3 चीज़ें गिवन है, तो आप इन तीनों को प्लस करके प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट गिवन है तो फिर इनमें से कुछ भी दिया हो तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीनों थे ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट्स। अगर आपको न्यूमेरिकल में ऑपरेटिंग सरप्लस या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप गिवन है, तो आपको इनमें से कोई भी आइटम देखने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया और साथ में रेंट भी दे दिया, तो आपने रेंट को इंक्लूड नहीं करना है। थर्ड आइटम है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब जो लोग खुद अपना काम ढूंढते हैं, करते हैं। क्योंकि इनके सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादातर अपने ही होते हैं, तो इसलिए इनकी जो इनकम होती है वो मिक्स्ड इनकम होती है। ये सेपरेट नहीं हो सकती कि कितना वेजेस, कितना रेंट, कितना इंटरेस्ट और कितना प्रॉफिट। मान लो कोई फार्मर है, उसका लैंड एरिया अपना है, उसने बीज खाद सब अपना लगाया, लेबर भी उसने खुद और फैमिली मेम्बर से करा, तो सारा कुछ उसका मिक्स है, तो इसलिए उसकी इनकम भी मिक्स है। इसे कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये तीनों आइटम्स कौन कौन सी? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आता है डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम कहते हैं NDP at FC। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। NDP at FC, NDP at FC को डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अगर हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है तो हम NDP at FC में
NFIs को, NFIs मीन्स नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रोड, इसको प्लस कर दें तो आती है हमारे पास नेशनल इनकम। अगर नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड है तो हम माइनस कर देंगे, अगर फ्रॉम एब्रोड है तो हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आएगी नेशनल इनकम। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। जब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए, या हम क्या क्या इंक्लूड करें और क्या इंक्लूड नहीं करें। सबसे पहले ट्रांसफ़र अर्निंग्स जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी, इस तरीके की जो इनकम होती है वो ट्रांसफ़र अर्निंग्स कहलाती है। इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं या जिन लोगों की ट्रांसफ़र अर्निंग्स होती है उससे इकोनॉमी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है, कोई गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है। आपको भी मालूम है कि ओल्ड पीपल को जब पेंशन मिलती है तो इसके बदले में वो कोई सर्विसेज अपनी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। आपको भी पॉकेट अलाउंस मिलता है तो आप इसके बदले में कोई सर्विसेज नहीं देते हो, या स्कॉलरशिप मिलती है तो इसके बदले में आप कोई सर्विसेज नहीं देते हो। तो इसलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। सेकंड, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़, जैसे थेफ्ट है, चोरी करी, चोरी से जो पैसा आया, गैम्बलिंग, जुआ खेला या कोई और गलत काम किया, तो इलीगल एक्टिविटीज़ से जो इनकम होती है इसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये जो इनकम होती है ये ब्लैक मनी होता है और ब्लैक मनी का एस्टिमेशन करना मुश्किल होता है। ब्लैक मनी के एस्टिमेट्स जो हैं इकोनॉमी में नहीं मिलते हैं। थर्ड है कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हमने वैल्यू एडेड मेथड में भी किया था कि सेल और परचेज जो सेकेंड हैंड गुड्स की होती है उसके लिए ब्रोकर अपनी सर्विसेज दे रहा है, इसलिए उसे कमीशन मिल रहा है। तो सर्विसेज के बदले में मिलने वाला रिवार्ड है, एक तरीके से वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सेल परचेज की सर्विसेज दे रहा है, तो जो कमीशन उसे मिलता है दैट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सिमिलरली शेयर्स एंड बॉन्ड्स की जो सेल परचेज करते हैं तो जो ब्रोकरेज मिलती है ब्रोकर को दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि ब्रोकर जो है इसके बदले में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। विंडफॉल गेन, अचानक हमें कोई इनकम आ जाती है, कोई लॉटरी हाथ लग जाती है, कोई हम जैसे कि प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें अचानक से बहुत बड़ा प्राइज़ मिलता है, कैश प्राइज़ मिलता है, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इनकम। नेक्स्ट है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जिन हाउसेज में मकान मालिक या ऑनर खुद रहते हैं उनका इम्प्यूटेड रेंट यानी कि एस्टिमेटेड रेंट दैट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि सभी मकान रहने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे उसमें मकान मालिक खुद रहते हों चाहे वो किराए पे देते हों, तो किराया इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन का प्रोडक्शन करते हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्शन करते हैं उसकी जो एस्टिमेटेड इनकम होती है दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अपने यूज़ के लिए जो हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि मान लो फार्मर है, उसने वीट प्रोड्यूस किया और अगर वो वीट सेल कर देता तो उसे इनकम आती, लेकिन उसने खुद घर पे यूज़ कर लिया तो उसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है दैट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेक्स्ट है कॉरपोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये तीनों जो है ये प्रॉफिट के पार्ट्स हैं। अगर आपने प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया है तो इन तीनों में से किसी एक को भी सेपरेटली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ऐसा ना हो कि आप न्यूमेरिकल में प्रॉफिट भी इंक्लूड कर लें या इन तीनों में से कोई आइटम दी हो तो आप उसको भी इंक्लूड कर लें, तो वो इंक्लूड नहीं करती है। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम।
इनकम टैक्स जो है वो इनकम में से दिया जाता है, वो इनकम ऑलरेडी हम ले चुके हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में से वेजेस एंड सैलरीज इन कैश वो पहले से ही हम इंक्लूड कर चुके हैं, तो टैक्स जो है वो उस इनकम में से पे किया जाता है। दैट टैक्स यानी इनकम टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेक्स्ट है wages and salaries in cash and kind, employers contribution to social security schemes, retirement pension या बोनस, जो भी ये चीज़ें हैं जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के पार्ट्स हैं, ये सारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर गिवन है तो इन सभी में से एक भी आइटम को सेपरेटली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में पहले से इंक्लूडेड है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनकम मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला न्यूमेरिकल ले रही हूँ मैं। आइटम्स आर गिवन, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स and net factor income from abroad. Values are also given. इस न्यूमेरिकल में हमें फाइंड आउट करना है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम का कंसेप्चुअल नेम है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम का कंसेप्चुअल नेम है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करेंगे। डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDPAT-FC। मैंने आपको इनकम मेथड में डोमेस्टिक इनकम का यानी NDPAT-FC का फॉर्मूला बताया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को प्लस करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं दिया है तो इसके पार्ट्स दिए होंगे। इसके पार्ट्स हैं जैसे कि वेजेस है और दूसरा इसका पार्ट है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, और कोई पार्ट इसका नहीं गिवन है, तो आप ये दोनों चीज़ें ले लेंगे, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बन जाएगा। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट के सब पार्ट्स दिए हुए हैं। क्या क्या? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। अगर आपको प्रॉफिट दिया होता तो आप उसी को ऐड कर लेते, लेकिन ये तीनों पार्ट्स दिए हैं तो इन तीनों को ऐड करके आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये तीनों बने ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके अलावा थर्ड है मिक्स्ड इनकम, ये मिक्स्ड इनकम भी गिवन है। इन सारी आइटम्स को अगर आप प्लस कर लेते हो तो आपके पास आता है NDPAT-FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम। जैसा कि मैंने लिया है न्यूमेरिकल में, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। ये तीनों चीज़ें जो हैं, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये तीनों को मिला के प्रॉफिट बनता है। इसके बाद हमने लिया मिक्स्ड इनकम और फिर हमने लिया है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस। अगर सिंपली लिखा है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस, उसको ऐड कर लेना है। कई बार लिखा होता है बाय एम्प्लॉयर्स, तो उसको भी ऐड कर लेना है। कई बार लिखा होता है बाय एम्प्लॉयज़, उसको नहीं लेना है। बाय एम्प्लॉयर्स को तो लेना है, बाय एम्प्लॉयज़ को इसलिए नहीं लेना क्योंकि वो जो अपना शेयर डालता है वो वेजेस एंड सैलरीज में से डालता है और वेजेस और सैलरीज ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर ली हैं। तो सारी वैल्यूज़ को हम प्लस करते हैं। डोमेस्टिक इनकम, वेजेस दी हुई हैं 10,000, आगे इंटरेस्ट दिया है 5,000। ये सारी वैल्यूज़ मैंने इन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग जो हैं वो लिखी हैं। अगर इनका सम टोटल करें तो डोमेस्टिक इनकम आती है 19,800 करोड़, क्योंकि सारी वैल्यूज़ जो हैं वो करोड़ में दी हुई हैं। NDPAT-FC यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को ही कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। आगे हमने फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अगर NDPAT-FC में अगर हम NFIs प्लस कर लेते हैं तो ये बन जाती है नेशनल इनकम।
यानी डोमेस्टिक इनकम में आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस करते हो, अगर 2 होता तो माइनस करते। हमारे न्यूमेरिकल में ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 1000, तो हमने प्लस किया 19,800 जो ऊपर आया हमारा डोमेस्टिक इनकम, इसमें हमने 1000 प्लस किया तो ये आया नेशनल इनकम 20,800 करोड़। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं। नेक्स्ट में आइटम्स गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एज इट इज़ दिया है, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम। इसके बाद दिया है नेट एक्सपोर्ट्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और इसी के आगे इनके वैल्यूज़ गिवन है। आपने फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम, NNP एट FC एंड GNP एट MP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे। नेशनल इनकम के लिए पहले NDP एट FC यानी इनकम मेथड में जब हम स्टार्टिंग के कंपोनेंट्स प्लस करते हैं तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आती है। NDP एट FC वो फाइंड आउट करेंगे। क्या फॉर्मूला है उसका? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट। अगर इन तीनों की जगह ऊपर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होता तो आप उसको ले लेते। अब ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, हम ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट्स हैं, इन तीनों को हमने इंक्लूड किया। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको हमने प्लस किया। इन सब को प्लस करके आता है हमारे पास NDP एट FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम। अब यही वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऊपर है 1000, वो लिखा है। इसके बाद रेंट है 700, प्रॉफिट है 700, रेंट है 400, इंटरेस्ट है 200 और मिक्स्ड इनकम है 3000। सेम वैल्यूज़ जो है मैंने वो नीचे लिखी हैं। इन सबको प्लस करने पर हमारा जो आंसर आ रहा है 5300 करोड़, ये डोमेस्टिक इनकम आ रही है अभी। अब नेशनल इनकम के लिए हम क्या करेंगे? नेशनल इनकम का कंसेप्चुअल नेम है NNP एट FC। NNP एट FC इज इक्वल टू NDP एट FC जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया। NDP एट FC अब हमारे न्यूमेरिकल में है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फ्रॉम अब्रोड नहीं है, टू अब्रोड है, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर फ्रॉम अब्रोड होता तो प्लस करते, टू अब्रोड है तो माइनस करेंगे। 5300 में से हमने 50 माइनस किया तो नेशनल इनकम आई 5250। ये हमारा आंसर आ रहा है नेशनल इनकम का। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है GNP एट MP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे हम वो क्या? NDP एट FC जो ऊपर आया हमारे पास, प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्योंकि ये N यानी नेट है, हमने कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को प्लस करके इसका ग्रोस बना लिया, हमें ग्रोस ही चाहिए। देखिए इसके बाद ये डोमेस्टिक है, हमने नेशनल बनाना है, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड को हमने माइनस कर दिया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हमने प्लस कर दिया तो ये ग्रोस बना। डोमेस्टिक में हमने नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड को माइनस कर दिया तो नेशनल बना। इसके बाद ये फैक्टर कॉस्ट पे गिवन है और हमें चाहिए मार्केट प्राइस पे, तो हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर लिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऊपर एज इट इज़ नहीं, हाँ सॉरी दिए हुए हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1000 दिए हुए हैं। अब सारी वैल्यूज़ आप ऐसे के ऐसे लिखकर ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। NDP एट FC हमारा 5300 आया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100, NFIs टू अब्रोड -50 प्लस 1000 जो भी वैल्यूज़ आती हैं इन सबको प्लस करके ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ रहा है 5450। एक और न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम। GDP at MP, mixed income, subsidies, interest, rent, profit, so and so are given. Values are also given. We have to find out rent. अब ये अलग सा न्यूमेरिकल है, हमें रेंट फाइंड आउट करना है। रेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं लेकिन रेंट नहीं दिया हुआ, रेंट के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप देखिए ऊपर GDP at MP गिवन है, GDP at MP से ही हमें रेंट
हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे? सबसे पहले NDPAT-FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम के जो भी कंपोनेंट हैं वो आप लिख लेंगे इनकम मेथड से, क्योंकि इनकम मेथड के कंपोनेंट दिए हैं ऊपर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, ये NDPAT-FC के इक्वल हो गए। अब इसको आप GDPAT-MP के इक्वल कर लीजिए। GDPAT-MP के इक्वल करने के लिए ऊपर वाले सारे कंपोनेंट एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद इसमें डेप्रिसिएशन यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को प्लस कर देंगे, तो G बन जाएगा ये। क्योंकि ये ऊपर N था, नेट था, तो G बनाने के लिए, ग्रोस बनाने के लिए हमने कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को प्लस किया। आगे देखिए, डोमेस्टिक और डोमेस्टिक दोनों में सेम है, प्रोडक्ट दोनों में सेम है। अब ये फैक्टर कॉस्ट पर है तो हमने इसका मार्केट प्राइस बनाना है, तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे तो मार्केट प्राइस बन जाएगा। हमने कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को प्लस किया और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस किया। अब ये सारा फॉर्मूला हमारे पास बना GDPAT-MP का। आपके न्यूमेरिकल में भी गिवन है GDPAT-MP, बाकी सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, फॉर्मूला आपने लिखा है, सिर्फ रेंट हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, GDPAT-MP 18,000 लिखेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 6,000, रेंट की जगह रेंट लिख लीजिए या एक्स लिख लीजिए, इंटरेस्ट की जगह 800 क्योंकि सारी वैल्यूज़ ऊपर गिवन है। इसके बाद प्रॉफिट है 975, मिक्स्ड इनकम दी हुई है और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स ऊपर दिए हुए हैं 2000 और सब्सिडी दी हुई है 250। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करके हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1750 फाइंड आउट कर लिए। ये सारी वैल्यूज़ जब आप प्लस कर लेते हो, रेंट रह जाएगा, तो ये प्लस करके आती हैं 17,525 प्लस रेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब आप क्या करेंगे, इसको आप इधर ले जाएंगे, 18,000 में से माइनस कर देंगे तो रेंट आपका आएगा 475। इसी तरीके से इंटरेस्ट अगर फाइंड आउट करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फाइंड आउट करना है, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सपेंडिचर मेथड टू मेजर नेशनल इनकम। Earlier we had discussed two methods, value added method and income method to measure national income, and now expenditure method. According to expenditure method, national income is the sum total of expenditure on the purchase of final goods and services produced in an economy during an accounting year. एक साल में इकोनॉमी में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनको लोग परचेज करते हैं, उन पर जो होने वाला एक्सपेंडिचर है दैट इज़ कॉल्ड टोटल एक्सपेंडिचर। तो इस टोटल एक्सपेंडिचर का सम टोटल करके फिर हम फाइंड आउट करते हैं नेशनल इनकम। अब ये जो फाइनल एक्सपेंडिचर है, फाइनल एक्सपेंडिचर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। Consumption expenditure is done by consumers and investment expenditure is done by producers. So this method is called consumption and investment method, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है या कंज्यूमर गुड्स पे होगा या प्रोड्यूसर गुड्स पे होगा इकोनॉमी में, तो इसलिए इस मेथड को कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। द अदर नेम इज इनकम डिस्पोजल मेथड। इनकम डिस्पोजल मेथड क्यों कहते हैं? हमारे घर में जो इनकम आती है उस इनकम को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, यानी कि हम खर्च करते हैं, इसलिए इसे इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। अब ये जो फाइनल एक्सपेंडिचर है विच इज़ डन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम कैसे क्लासीफाई करें, यानी इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। Private final consumption expenditure is done by individuals, households and non-profit private institutions. Individuals यानी जो लोग individually अलग अलग खर्च करते हैं, जो households परिवार खर्च करते हैं, और जो non-profit private institutions जो कि वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनका मोटिव जो है प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, उनके द्वारा होने वाला जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट रिमेंबर दिस इज़ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि हम अपने घरों में ड्यूरेबल्स भी लाते हैं, सेमी ड्यूरेबल्स भी लाते हैं, नॉन ड्यूरेबल्स भी लाते हैं और सर्विसेज भी परचेज।
तो फाइनल एक्सपेंडिचर के पार्ट्स हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हाउस होल्डर्स और इंडिविजुअल्स और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो भी ड्यूरेबल्स, सेमी ड्यूरेबल्स या नॉन ड्यूरेबल्स या सर्विसेज परचेज करते हैं, तो उन पर होने वाला एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड वन इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है। गवर्नमेंट एज ए कलेक्टिव कंज्यूमर स्पेंड करती है इकोनॉमी में, जैसे कि डिफेंस के लिए यूनिफॉर्म या खाना खरीदना, हॉस्पिटल में खाना या जो भी है मटेरियल और मटेरियल खरीदना, स्कूली बच्चों के लिए भी मटेरियल खरीदना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। थर्ड पार्ट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इकोनॉमी में होने वाला एक्सपेंडिचर या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हमने दोनों का किया, प्राइवेट का भी और गवर्नमेंट का भी। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड पार्ट। इसी को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको पहले भी कराया था सेकंड चैप्टर में। कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट एक ही बात होती है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो अंडरस्टूड है, इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कह देते हैं इसको, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कह देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के दो पार्ट्स हैं, एक है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आता है फिक्स्ड एसेट्स पर होने वाला खर्चा। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? जैसे कि प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है। सपोज हमारे स्कूल के फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो स्कूल की बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जनरेटर है, एसी है, कंप्यूटर है, ये सारी फिक्स्ड एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स में होने वाला जो एक्सपेंडिचर एक बार कर दिया जाता है तो सालों साल वो प्रोडक्शन में यूज़ होता है और कंपैरेटिवली वो हाई वैल्यू का होता है, आप पहले से जानते हैं। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है? एक आता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जो भी प्रोड्यूसर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स पर, वो वाला खर्चा जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए करते हैं, चाहे फैक्ट्रीज़ हैं, फर्म्स हैं, ये जो खर्च करती हैं फिक्स्ड एसेट्स पर, वो वाला एक्सपेंडिचर। सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। हम लोग जो अपने रहने के लिए घर बनाते हैं तो उन पर होने वाला एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो घर एक बार बन जाता है उस पर एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है और फिर वो सालों साल हम रहने के लिए यूज़ करते हैं। सो आवर हाउसेज आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज इज इंक्लूडेड इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। थर्ड इज पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। पब्लिक का मतलब यहाँ गवर्नमेंट से आया है, तो गवर्नमेंट जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है, रोड्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सारा जो है ये पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आता है, ये गवर्नमेंट खर्च करती है। तो ये तीनों थे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के पार्ट्स, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का ही दूसरा पार्ट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे? जो आप चेंज इन स्टॉक फाइंड आउट करते हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वैसे फाइंड आउट किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस ओपनिंग स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, ये प्रोड्यूसर करता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब ये थे इन्वेस्टमेंट के पार्ट्स, याद रहे। इसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कह देते हैं और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कह देते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ आता है तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जो ये तीनों चीज़ें ऊपर आई हैं, बिजनेस फिक्स्ड है, इन्वेस्टमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज है और पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, ये तीनों इसके पार्ट्स हो गए क्योंकि ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड है। दूसरा वही है सेम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि चेंज इन स्टॉक इट इज़ इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कह देते हैं। अगर न्यूमेरिकल में इंक्रीज इन इन्वेंट्री लिखा आता है एक ही बात है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री लिखा आता है एक ही बात है। तो ये था थर्ड कंपोनेंट एक्सपेंडिचर मेथड का, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने ये 3 को दोबारा लिखा है क्योंकि सेम चीज़ है,
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट दोबारा लिखा है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट। नाउ फोर्थ कंपोनेंट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्स माइनस एम। एक्स को हम एक्सपोर्ट्स डिनोट करते हैं और एम को हम इम्पोर्ट्स डिनोट करते हैं। तो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का डिफरेंस, हम जो चीज़ें बाहर के देशों को बेचते हैं उसे एक्सपोर्ट्स कहते हैं, और हम जो बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, खरीदते हैं, उसे इम्पोर्ट्स कहते हैं। अब एक्सपेंडिचर में एक्सपोर्ट्स को क्यों शामिल किया जाता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो हमारी इकोनॉमी में यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होने वाली गुड्स और सर्विसेज पर होने वाला एक्सपेंडिचर है। अब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर चीज़ प्रोड्यूस हुई है और उसे फॉरेनर्स परचेज कर रहे हैं, यानी हमारी इकोनॉमी में होने वाला जो गुड्स और सर्विसेज पर होने वाला एक्सपेंडिचर है दैट इज़ इंक्लूडेड। तो हम एक्सपोर्ट से हमारे पास रिसीट्स आएंगी, पैसा आएगा, उसको हम शामिल करेंगे। ऑन दी अदर हैंड इम्पोर्ट्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इम्पोर्ट्स का मतलब है दूसरी इकोनॉमीज़ में चीज़ें बनी हुई हैं और हम लोग उनको ख़रीद रहे हैं, यानी सपोज़ हम जापान से चीज़ें खरीद रहे हैं तो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी में बनी हुई चीज़ों पर हम खर्च कर रहे हैं, तो वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, वो जापान की जीडीपी में इंक्लूड होगा, इसलिए हम इंपोर्ट्स को माइनस कर लेते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट्स फाइंड आउट करने के लिए इसका मतलब है कि नेट एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा क्या हुआ, तो हम ले लेते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कम आए चाहे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ज़्यादा आए। So these are four components of expenditure method. By adding all these four components 1 plus 2 plus 3 plus 4 we get GDP at MP. फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको क्या कराया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरे पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरे पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फोर्थ पे नेट एक्सपोर्ट्स। When we add all these four components we get GDP at MP यानी कि gross domestic product at market price. Now we have to find out national income means NNP at FC. We can find out NNP at FC कैसे? GDP at MP में से कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी जी ग्रोस है, इसमें से कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट आएगा। सिमिलरली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस करेंगे, ये डोमेस्टिक इनकम है तो ये नेशनल बन जाएगी, अगर टू अब्रोड है तो माइनस कर दीजिए। और इसके बाद ये एमपी पर है, जीडीपी एट एमपी है, ये मार्केट प्राइस पर है, तो इसमें से अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं तो वी गेट एस्टिमेशन एट फैक्टर कोस्ट एनएनपी एट एफसी, दैट इज नेशनल इनकम। एन स्टैंड्स फॉर नेशनल, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। तो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किया हमने एक्सपेंडिचर मेथड से। नाउ देयर आर सम प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड टू मेजर नेशनल इनकम। जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को एस्टिमेट करें तो कौन कौन सी हमें प्रिकॉशंस जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टेकन इनटू अकाउंट। हम फाइनल एक्सपेंडिचर को लेते हैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर होने वाला एक्सपेंडिचर लेते हैं टू अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग वी हैव ऑलरेडी डन इन चैप्टर 3 कि जब वैल्यू एडेड मेथड किया था कि डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम फाइनल गुड्स को लेते हैं। हम इंटरमीडिएट गुड्स पर होने वाला एक्सपेंडिचर नहीं लेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो है वो फाइनल गुड्स की वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, इसलिए फाइनल गुड्स पर होने वाला एक्सपेंडिचर लेंगे। सेकेंड हैंड गुड्स पर होने वाला एक्सपेंडिचर हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है वैल्यू एडेड मेथड में कि जिस भी ईयर में उस सेकेंड हैंड गुड जो हमने खरीदी है उसका प्रोडक्शन हुआ था, उसको जिसने भी परचेज़ किया था इनिशियली स्टार्टिंग में, तो वो उस साल के एक्सपेंडिचर में, उस साल की नेशनल इनकम में पहले से इंक्लूड हो चुका है, इसलिए हम सेकेंड हैंड गुड्स पर होने वाला एक्सपेंडिचर नहीं लेंगे। थर्ड इज एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड। जो हम शेयर्स और बॉन्ड्स, मान लो पर्सन ए ने पर्सन बी से परचेज़ किए शेयर्स, तो उन पर होने वाला एक्सपेंडिचर हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि दीज शेयर्स एंड बॉन्ड्स आर जस्ट पेपर क्लेम्स। दीज पेपर क्लेम्स डोंट ऐड
इन द वैल्यू, मतलब वैल्यू एडिशन नहीं होता है इकोनॉमी में, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है। ये तो हो सकता है कि एक ही शेयर 10 लोग खरीद लें या 20 लोग एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से खरीदते चले जाएं, तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, तो इसलिए इसको ऐड नहीं करते हैं। लेकिन याद रहे, जो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज पर होने वाला जो कमीशन है वो ऐड करते हैं, और इसी तरीके से शेयर्स और बॉन्ड्स पर जो कमीशन ब्रोकर को दिया जाता है दैट इज़ ऑल्सो एडेड। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट्स। हमारी गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफ़र पेमेंट देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, स्कॉलरशिप देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, रिलीफ विक्टिम्स को देती है। दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड बाय, कोई इनकम जनरेशन नहीं होता है, ये अर्नड इनकम नहीं है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ अनअर्नड इनकम। तो नेशनल इनकम में सिर्फ कमाई हुई या अर्नड इनकम लेते हैं हम, अनअर्नड इनकम नहीं लेते हैं। दिस इज़ वन साइडेड। जैसे ओल्ड एज पेंशन है तो ओल्ड पीपल ने इसके लिए अपने लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की हैं, कोई सर्विसेज जनरेट नहीं की हैं, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है imputed value of expenditure on goods produced for self consumption should be taken into account। सपोज एक फार्मर है, उसने अपने फार्म पर वीट प्रोड्यूस किया, वीट के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा उसने अपने पास रख लिया और बाकी मार्केट में बेच दिया। बाकी मार्केट में जो बेचा है, जो लोग एक्सपेंडिचर करेंगे वो तो इंक्लूड होगा ही, लेकिन अगर वो एक हिस्सा अपने पास ना रखता, अगर वो फार्मर खुद मार्केट से परचेज करता तो खर्च करता। इसलिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू, दैट इज़ इंक्लूडेड while estimating national income by expenditure method। Similarly, imputed rent should be taken into account। सपोज मैं कोई किराए का मकान लेती हूँ और मैं किराए पर खर्च करती हूँ, वो किराया खर्च है मेरा, तो इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली जो लोग अपने मकानों में खुद रहते हैं वो खर्च नहीं करते हैं, किसी को रेंट देते नहीं हैं, लेकिन ये मकान जो है सर्विसेज जनरेट कर रहे हैं, तो इसलिए इनका इम्प्यूटेड रेंट यानी कि एस्टिमेटेड रेंट इंक्लूड किया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड के कुछ न्यूमेरिकल्स, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स टू सॉल्व इट। अब ये न्यूमेरिकल मैंने लिया है, वैल्यूज़ आर गिवन, पर्टिकुलर्स आर गिवन। तो एक्सपेंडिचर मेथड के लिए आप सबसे पहले जो पहला कंपोनेंट है वो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे। सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे। थर्ड नंबर पे आता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट या ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एक ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि ये फिक्स्ड है तो साथ में चेंज इन स्टॉक भी देंगे। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है वो चेंज इन स्टॉक होगा, वो इसमें प्लस कर लीजिए तो आपका बन जाएगा ग्रोस इन्वेस्टमेंट या ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 पार्ट्स हैं, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। आपने इन दोनों को प्लस कर लिया, चेंज इन स्टॉक आपने फाइंड आउट किया क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके, तो ये तीसरा कंपोनेंट हो गया। फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स तो आया नेट एक्सपोर्ट्स। अब इन चारों कंपोनेंट्स को अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा जीडीपी एट एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड के स्टार्टिंग वाले कंपोनेंट्स को प्लस करके आता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी जीडीपी एट एमपी। आपको फाइंड आउट करना है एनडीपी एट एमपी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन एक ही बात है, माइनस करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन भी गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें चेंज इन स्टॉक को प्लस किया है, क्लोजिंग स्टॉक को प्लस और ओपनिंग को माइनस, अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं ब्रैकेट में तो वो भी कर सकते हैं, और माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल किया है और नेट एक्सपोर्ट्स को प्लस किया है, तो ये आपका आंसर आता है। अगला न्यूमेरिकल ले रही हूँ मैं, इसमें भी एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स दिए हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आगे देखिए, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो ये भी फिक्स्ड लेकिन नेट है, और आपको न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट ही फाइंड आउट करना है,
तो इसलिए इसमें डेप्रिसिएशन प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्लस करते भी हो तो बाद में आपको माइनस करना पड़ेगा। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में चेंज इन स्टॉक कर लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऊपर दिया है, ये ओपनिंग स्टॉक दिया है, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। फिक्स्ड में प्लस करेंगे तो ये बनेगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस नहीं बनेगा, याद रहे, क्योंकि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हमने प्लस नहीं किया है। फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, तो नेट एक्सपोर्ट्स आया। अब इन चारों को हम प्लस करेंगे तो जीडीपी एट एमपी नहीं आएगा, तो ये आएगा एनडीपी एट एमपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्योंकि हमने ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर आप इसका ग्रोस बनाना चाहते हैं तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को प्लस कर लेंगे तो ग्रोस बन जाएगा, लेकिन आपको बाद में माइनस करना पड़ेगा। अब एनडीपी एट एमपी आपका ये बन चुका, और आपसे क्या पूछा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बाकी चीज़ें आपके पास हैं। नेशनल के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को प्लस कर लीजिए, अगर 2 है तो माइनस कर लीजिए। देखते हैं इस न्यूमेरिकल में क्या है। नेट फैक्टर इनकम 2 एब्रोड है, तो इसलिए आप इसको माइनस कर लेंगे, -30 हो जाएगा। तो ये आपकी आएगी एनपी एट एमपी। ये जो नेट करंट ट्रांसफर्स टू एब्रोड है, इसको नहीं इंक्लूड करना है, ये कोई और आइटम है। कई बार एक्स्ट्रा आइटम भी जो है न्यूमेरिकल में दे दी जाती है। अब अगला न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं, मैंने आपको सॉल्व करने के लिए भी दिया था, लेकिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। इसमें क्या है, आपको पहले तो जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है, आप ध्यान से देखेंगे। जीडीपी एट एमपी को फाइंड आउट करने के लिए अब आपको ये पहले कंपोनेंट तो दिए हैं इनकम मेथड के, तो इनकम मेथड के कंपोनेंट यूज़ करके आप जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करेंगे। पहला कंपोनेंट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लेंगे, दूसरा रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस बनेगा, वो लेंगे। इसके बाद आप मिक्स्ड इनकम देख लीजिए, अगर मिक्स्ड इनकम जो है न्यूमेरिकल में है, तो मिक्स्ड इनकम नहीं दी है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके आता है एनडीपी एट एफसी, यानी कि डोमेस्टिक इनकम। आप इसका जीडीपी एट एमपी बना लीजिए, यानी डेप्रिसिएशन को प्लस करिए और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करिए तो जीडीपी एट एमपी बनेगा। डेप्रिसिएशन कहाँ है आपकी, डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है। डेप्रिसिएशन आपको फाइंड आउट करनी है, कैसे करनी है, आपको दिया है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक को प्लस कर लीजिए तो ये बन जाएगा ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक ही बात है। ग्रोस फिक्स्ड में चेंज इन स्टॉक को प्लस कर लीजिए तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगी डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो वो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल पहले वाले कंपोनेंट्स इनमें जो प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा जीडीपी एट एमपी। अब अगला आपको इसका कंपोनेंट फाइंड आउट करना है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इसके लिए आपको फैक्टर इनकम टू एब्रोड दी हुई है, यानी अगर आपको नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रोड मालूम हो जाए तो आप फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, अगला स्टेप आपको क्या करना है, जीडीपी एट एमपी आपका आ गया इनकम मेथड से, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जैसे मैंने आपको बताया वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रोस फिक्स्ड में चेंज इन स्टॉक को प्लस करके नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस करेंगे तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आएगा। तो आपने जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट कर लिया। अब आपको न्यूमेरिकल में दिया है जीएनपी एट एफसी। जीएनपी एट एफसी ये गिवन है, वैल्यू गिवन है। अगर आप इसका भी एमपी बना लें, मार्केट प्राइस पे इसको बना लें, तो पहले वाले कंपोनेंट में जो जीडीपी एट एमपी आया और इसमें यही फ़र्क रह जाएगा कि ये नेशनल है और वो डोमेस्टिक है। अब जीएनपी एट एफसी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर लीजिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये गिवन है। जीएनपी एट एफसी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा जीएनपी एट एमपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से आप जीडीपी एट एमपी अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम एब्रोड
जो भी आएगा वो किसके इक्वल होती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। NFIs आपके पास आ जाएगा, टू अब्रॉड आपको दी हुई है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरीके के न्यूमेरिकल हैं, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं।